स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 19 फरवरी के दिन सोशल साइंस का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि 100% आपका वायरल प्रश्न पत्र रहने वाला है। आपको वायरल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, ना कि आपको होता है कि पूरा 100 में 100 आपका लड़ जाए क्वेश्चन। ठीक है, वायरल पेपर का मतलब यही होता है जो हमने बताया, इससे कई क्वेश्चन जो है आपके सीधे परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा। बहुत ही सटीक आंसर, बहुत ही ईजी अपना भाषा में यहाँ पर लिखा गया लैंग्वेज में, ना कि आपको बुक के द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया। देख सकते हैं आप लोग, मिला भी लीजिएगा, बुक से कुछ अलग रहेगा और काफ़ी ईजी। ठीक है, ईजी आसान भाषा में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आंसर बताने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर आने वाला, कहाँ पर मिलने वाला, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपका ये एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा का प्यारे बच्चों पर देख सकते हैं, यानी कि 19 फरवरी के दिन आपका सोशल साइंस का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आपको रहने वाला, किस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण थे ना, वो कौन सा कारण था, वो क्या कारण था। तो लिखना है प्यारे बच्चों, क्या लिखना है कि प्रस्तावना 1848 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप्स, यानी ठीक है, लुई फिलिप्स की आंतरिक और बाह्य नीतियां थी। क्या लिखना है कि प्रस्तावना 1848 ईस्वी की क्रांति का जो मुख्य कारण जो था वो लुई फिलिप्स की आंतरिक और बाह्य नीतियां थी, जिसके कारण फ्रांस के, यानी कि जिसके कारण जो है ना फ्रांस में उसका शासन जो है ना लोकप्रिय हो गया। ठीक है, यही फ्रांसी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आपको 100% नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण। आप सबको पता है कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए आंसर किस तरह से लिखना है। लिखना है कि चंपारण का किसान आंदोलन, यानी कि चंपारण के किसान जो आंदोलन हुआ था, पहले ये लिखना है कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में सबसे पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया था। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 100 में 100% आपको नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग को लिखना है अपने भाषा में। क्या कहता है क्वेश्चन में, जो कहता है ना, यानी कि जो उसमें लिखा हुआ रहता है इंट्रोडक्शन में, कि आपको जो उत्तर देना है वो अपने शब्दों में, अपने भाषा में उत्तर देना है प्यारे बच्चों, नहीं। ठीक है, ना कि आप लोग को गाइड को किताब से आपको आंसर देना है। ठीक है, अपने से आंसर दीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा और यहाँ पर नंबर कटने का एक भी चांस नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है बी औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, बी औद्योगिकरण ये भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बी औद्योगिकरण जो है ना, बाजार के आधारित अर्थव्यवस्था पर इसका यानी कि इसका क्या होता है, विशेष प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो इसी को लिखना है बी औद्योगिकरण बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था की एक विशेष क्या है, प्रक्रिया। बस इतना ही लिखना है प्यारे बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य था ना, वो उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो लिखना है इसका तात्कालिक जो था उद्देश्य था ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध और व्यापारिक संकट से जूझ रहे देशों को क्या था, मदद करना था। ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन का यही मुख्य क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, ज़्यादा लंबा और ज़्यादा छोटा भी आंसर आपको नहीं लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। ठीक है, यानी इसका पूर्व जो क्रांति से था वो कैसी इसकी स्थिति, दयनीय था या क्या थी, तो दयनीय स्थिति था, वो सभी को पता है। लेकिन आंसर ही लिखना है किस तरह से। तो लिखना है पहले बोल्शेविक क्रांति, यानी लिखना है कि बोल्शेविक क्रांति से पूर्व रूसी जनसंख्या का बहुसंख्या भाग कृषकों का था। क्या था, कृषकों का था, यानी किसानों का था, जो कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वारा कृषि दास्ता खत्म कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, 1861 ईस्वी में जो है ना, जार अलेक्जेंडर जो था ना, वो कृषि का दास्ता क्या कर दिया था, खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया गई थी। लेकिन वास्तविक रूप से अपने छोटे छोटे खेत, क्या कहा जा रहा है, वास्तविक अपने छोटे छोटे खेत पुराने ढंग से करने के लिए यानी कि करने के कारण उसकी स्थिति क्या हो गया था, दयनीय हो गया था। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इस वीडियो के प्यारे बच्चों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं
आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा कोई वीडियो में मैंने पूरा पर नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि बस इस वीडियो को जो है ना पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा और परीक्षा में जाने से पहले इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई आपको इधर उधर से क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल जो परीक्षा में आने वाला है वही आंसर हम आप सभी को बता रहे हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेसिंग करने वाला बहुत ही कम लोग मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जितना ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहे हैं प्यारे बच्चों, उतना सब्जेक्टिव पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोनों कितना 50% का, यानी कि 50-50 मार्क्स का दोनों रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। देखिए खिलाफत यानी एक दूसरे को क्या करना, यानी कि क्या करना, खिलाफ करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैसे एक देश से दूसरे देश को खिलाफ करना, यही आंदोलन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, खिलाफत आंदोलन सन 1919 में, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो है ना शुरू हुआ था और चला था कब था, 1924 तक चला था। क्या चला था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना वो तुर्की के पद पर पुनः स्थापित करना था और वहाँ का धार्मिक क्षेत्र को क्या करना था, प्रतिबंध को हटाना था, ठीक है। वहाँ का धार्मिक जो क्षेत्र था ना उसको बंद करना था, वहाँ पर से हटाना था, ठीक है। इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा गेसिंग क्वेश्चन है, 100% ये सब क्वेश्चन आने वाला है प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते। देखिए इसका अर्थ होता है जीवन में राजनीतिक, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या करता है पता है आपसे को, इसका अर्थ ही होता है जीवन के राजनीतिक, ठीक है, जो कि आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति पहलुओं को धर्म से क्या करता है, अलग करता है। वही क्या कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। क्या कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, उत्तर किस तरह से लिखना राष्ट्रीय आय देशों को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी जो राष्ट्रीय आय है ना देश के कुल जनसंख्या है, ठीक है, और कुल जनसंख्या से हम लोग कुल राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, भाग देते हैं, वही जो आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा जनसंख्या में, जैसे कि हमारा जनसंख्या है कोई 2500, ठीक है, मान के चलिए 2500, हमारा आय कितना है, हमारा आय जो है ना यहाँ पर क्या है 25,000 है। तो इसको भाग जो देने पर जो है ना, इसका भाग देने पर जो इसका जो आता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, जबकि राष्ट्रीय आय, ठीक है, जबकि राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसका मतलब किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं को, सेवाओं का मूल्य के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा राष्ट्रीय जो आय होता है उसका मतलब क्या होता है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित जो है ना वस्तुओं को क्या करता है और सेवाओं में जो है ना कुल मूल्य को लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन समझिएगा, आर्थिक नियोजन को परिभाषा करना, ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या है, तो लिखना है किसी भी अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास हेतु वहाँ के पिछड़ी हुई कृषि, ठीक है, किसी भी यानी कि अल्प विकसित मतलब क्या, पूरी तरह से विकसित नहीं होना, ठीक है, वहाँ पर पिछड़ी हुई कृषि औद्योगिकरण का व्यवस्था एक ही आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में बदलकर विकास के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए सरकार जो योजना चलाई जाती है उसमें पूरी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक नियोजन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। देखिएगा स्वयं मतलब क्या हुआ, खुद, सहायता मतलब क्या होता है, यानी कि चलाना, ठीक है, यानी कि सहायता मतलब क्या होता है, किसी को सहायता करने या मदद करने, यानी स्वयं चलाकर समूह को मदद करना, ठीक है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका विकास सुनिश्चित करना, गरीबों महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ठीक है, क्या कर रहा है, गरीबों को एवं सामाजिक जो है ना आर्थिक सशक्तिकरण करना। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा बाबू, आप लोग आजमा कर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
उदारीकरण का अभिपर्याय क्या है, उदारीकरण जो है ना किसे कहते हैं वो क्या है, ठीक है। तो उदारीकरण एक होता है, क्या कहता है, तो उदारीकरण का अर्थ होता है नियंत्रण में ढीला देना या उन्हें हटा लेना, ठीक है। नियंत्रण में क्या करता है, या तो ढीला देना या तो उसे हटा लिया जाता है, उसी को आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले उसी को उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी सटीक में आंसर दिया गया, अपना लैंग्वेज अपना भाषा में दिया गया। देखिएगा, गोंडवाना समूह के 2 कोयले का नाम लिख रहे हैं। देखिए गोंडवाना समूह में जो है ना 2 कोयला कौन कौन है, तो एक जो है ना झरिया यानी झारखंड में कोयला पाया जाता है, एक रानीगंज यानी बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्ष का नाम लिखना, ठीक है। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्ष का नाम लिखना है, जैसे कि मुख्य वृक्ष जो है ना सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम। ये वन जो है ना उत्तर प्रदेश के बिहार मैदानी में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा का 4 गो उदाहरण लिखना, ठीक है। नवीनीकरण का उदाहरण क्या है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और क्या होता है ज्वारीन ऊर्जा, ये बायोगैस, यानी कि जैव ईंधन, ये सब क्या है नवीनीकरण ऊर्जा है। लेकिन आपको 4 बोल रहा है तो आपको 4 ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम 5 या 6 बता दिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार का सहायता करता है। तो लिखना है कि फसल चक्रण जो ना मृदा पोषण यानी कि पोषीय स्तर को बरकरार रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए, यानी कि सुखाड़ में जो है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो लिखना है, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें सुखाड़ की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए, खेतों का पशुचारण को बचाना चाहिए, संभव हो तो खेतों में घास लगाने का उपाय करना चाहिए, नमी को बनाए रखने के लिए खेतों की जुताई करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ तो काफ़ी आसान है, ये सब तो सब आप लोग ही बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है किसान के बच्चे हैं, तभी आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि बिहार बोर्ड से दे रहे। अगर आप लोग गरीब मजदूर का बच्चे नहीं होते हैं तो आप लोग CBSE बोर्ड से परीक्षा देते हैं, तो आप लोग को इस चीज़ को तो बारे में 100% पता होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। देखिएगा, किसी भी चीज़ को अगर आप लोग उसको बराबर साइज में आकार में देंगे तो वो क्या होगा, काफ़ी सही होगा, और भूकंप आने से क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। अगर किसी का घर देखते हैं पूरा लंबा कर दिया, यहाँ पे भूकंप आता है तो इसको इधर या पीछे या आगे गिरने का क्या डर होता है, ठीक है। लेकिन आपको आयताकार रहेगा, नहीं चारों तरफ बराबर रहेगा, उसकी क्या होगा, भवनों की आकृति क्या होगा, काफ़ी ही यानी कि अच्छा होगा, उस भूकंप से कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा, ठीक है। तो लिखना है, भूकंप में प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार की नक्शा साधारण होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि नक्शा के होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वर्षा जल संग्रहण का जो है ना क्या, वर्षा जल संग्रहण को आपका जो ना अभिप्राय क्या है। तो लिखना है क्या कि वर्षा जल का संग्रहण विभिन्न उपयोग के लिए वर्षा जल को रोकने और एकत्रित करने के क्या है, एक विधि है, ठीक है। इसी को लिख देना है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकताएं क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए होंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं बाबू प्यारे बच्चों, इस यानी कि इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ही ईजी तरीका से बताया गया, ठीक है। आप सभी को लगता होगा कि वायरल क्वेश्चन पेपर 100% वही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा बिहार बोर्ड में अभी नहीं होता है। आप सभी को पता होता है कि परीक्षा के दिन ही 1 घंटा पहले ही वायरल होता है, ठीक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ता है। तो लिखना है कि आपदा प्राकृतिक हो या मानव जाति यानी कि मानव जाति जिसका सीधा असर आज जीवन पर पड़ता है, आपदा के कारण धन जन काफ़ी क्षति होती है तथा राष्ट्र विकास दुष्प्रभावी होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका PDF और इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाके सर्च करना होगा जस्टेबल एजुकेशन, इसका PDF जो हमने बताया है इसी का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वायरल क्वेश्चन पेपर जो है ना
कहाँ पर मिलेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे ही गूगल ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना है। आपको देखिए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर .in रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 10th लिखा रहेगा, ठीक है। इसी क्लास 10th वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों जितना भी वायरल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं पे आएगा, ठीक है। अगर 12 के आपके भाई बहन मित्र हैं तो आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा, इसमें उनका पेपर आने वाला, ठीक है। तो चलिए आप क्लास 10th है तो क्लास 10th वाला जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए जितना भी फॉर्मूला है, मैथ का फॉर्मूला हो गया, 17 फरवरी के लिए संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर, हिंदी का सब्जेक्ट, सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया पर बच्चों आप लोग आके यहाँ पर से देख सकते हैं। बिल्कुल 100% यहाँ से परीक्षा में लड़ेंगे गारंटी के साथ, ठीक है। ये आपके लिए ही बनाया गया इस तरह का यहाँ पर वेबसाइट, और आपके लिए ये सब क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, जरूर आप लोग देखिएगा तो आप लोग सारा क्वेश्चन को समझ गए। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।